हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को शिफ्ट 2 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हर डॉटर इज डैश योर डॉटर। देखो, दो डॉटर मतलब दो पर्सन को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम दो पर्सन की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम लगाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन सी है? देखो, बोल्ड, बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। मतलब बोल्ड की कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगी बोल्डर एंड ब्रेव की ब्रेवर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बोल्डर एंड ब्रेवर देन। और कंपेयर कर ले, इसे देन लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हर डॉटर इज़ बोल्डर एंड ब्रेवर देन योर डॉटर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। देखो, ईदर के साथ और लगता है तो ये वैसे भी नहीं होगा, और उन्होंने बोल रहे हैं दोनों ही एब्सेंट है। मतलब इस सेंटेंस से हमें पढ़ के पता चल रहा है कि दो पर्सन हैं, वो दोनों ही एब्सेंट है। तो एक तो नहीं है, और वैसे भी ईदर के साथ और आता है, और नीदर के साथ नोर आता है, ये भी नहीं होगा। नीदर, सुनील, अभी मैंने बताया ना, नोर आता है नीदर के साथ, और बोथ के साथ एंड आता है, ये सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ सुनील एंड मीरा वर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमारे को इन स्पेल्ड वर्ड मतलब जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना, वो चूज़ करना है। क्या है? लोगोरिया, प्रॉक्सिलिटी और सोलिप्सिज्म। तो अब हम देख लेते हैं क्या है। हर एडमायरेशन फॉर द philosopher's Logoria was evident, even if his practicality sometimes weed the solipsism. Nonetheless, his speculation, musings on metaphysics provided a refreshing departure from the conventional discourse. देखो, अब हमारे को इन तीनों का मतलब, इन तीनों की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। क्या है? लोगोरिया, LOGORRHEA, डबल आर आता है, तो इसमें ठीक है। इसमें HEA नहीं हो गया, डबल आर HEA, ये ठीक है, और ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में से देखते हैं आगे। प्रॉक्सिलिटी, प्रोलिजिटी होता है, सॉरी, प्रोलिजिटी होता है, आई नहीं आएगा, ई आता है। देखो, PROLIXITY, प्रॉक्सिलिटी और सोलिप्सिज्म। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम इन तीनों के मीनिंग्स भी देख लेते हैं। लोगोरिया and prolixity, solipsism। चलो अब इनकी मीनिंग देख लेते हैं। लोगोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव एंड ऑफन कोहेरेंट टॉकेटिवनेस। प्रॉक्सी प्रोलिजिटी का क्या मतलब होता है? द यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करना एक वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड सॉलिप्सिज्म का क्या मतलब होता है? द फिलोसफिकल आइडिया दैट ओनली वंस ओन माइंड इज श्योर टू एग्जिस्ट। कि बस एक ही के माइंड में आए वो आइडिया, फिलोसफिकल आइडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, क्वेश्चन टैग के 2 रूल होते हैं। रूल 1 क्या होता है? जो मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। ठीक है। और हमारे को ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से ही, मतलब जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से ही हमारे को क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है। तो देखो, ऋषि इजेंट फ्रॉम पेरिस, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। और इजेंट IS, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज, तो आ जाएगा इज, और ऋषि शी, तो इज शी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हर फ्रेंड सुमित इज डैश। देखो, ब्रेवर देन, मोर क्लेवर, मोर ब्रेवर देन क्लेवर, मोर ब्रेवर देन क्लेवर, और ब्रेवर देन क्लेवर। देखो, जब हमारे को एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ बतानी होती हैं तब भी हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव का ही यूज़ करते हैं। तो ब्रेव की कंपैरेटिव एडजेक्टिव मोर ब्रेव, मोस्ट ब्रेव नहीं होती, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेवर देन क्लेवरर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सुमित, जो माय फ्रेंड सुमित की दो क्वालिटीज़ के बारे में बताया है, ब्रेवर और क्लेवरर।
तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड सुमित इज़ ब्रेवरर दैन क्लेवरर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, select the option which means same as the group of words given. Become involved in a situation to improve or control it. interrupt का मतलब होता है किसी के बीच में दखल देना। intersect जब हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ज्योमेट्री चैप्टर में, जैसे इसको इंटरसेक्ट करना, एक लाइन को हम 2 पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं ना, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही कंपास से इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो बीच में से इंटरसेक्ट हो गया, तो वो ये होता है इंटरवीन का मतलब होता है बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन टू कंट्रोल और इम्प्रूव इट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और इंटरवल होता है जैसे मूवी देखते हैं तो उसमें हाफ पार्ट बीतने के बाद एक आपको बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है ना, उसी को ही इंटरवल बोलते हैं। मैं आपको एक बार इंग्लिश में मीनिंग भी लिख के बता देती हूँ, जल्दी से लिख देती हूँ। देखो मैं इंग्लिश में मतलब इंटरप्ट टू स्टॉप द कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ एन एक्टिविटी, इंटरसेक्ट टू क्रॉस और मीट एट अ पॉइंट, इंटरवल टू पॉज और गैप इन टाइम और स्पेस। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इंटरवीन मीन्स become involved in a situation to improve or control it. Question number 7. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Hush, this house is more than quiet, it's moribund, remarked the stranger. तो देखो पहले हमारे को मॉरिबंड का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके एंटोनिम बता पाएंगे। तो मॉरिबंड का मतलब होता है डाइंग, स्टेगनेंट, डाइंग, स्टेगनेंट। ऑप्शंस के मतलब देख लेते हैं हम। सेक्शन 9 का क्या मतलब होता है? ग्लूमी। और क्या है ये? मॉरिबिड। मॉरिबिड का मतलब होता है डेथ और डिजीज। ब्यूबल का क्या मतलब होता है? फॉल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट। और सिमेरियन का क्या मतलब होता है? वेरी डार्क, वेरी डार्क और ग्लूमी, और ग्लूमी। देखो डाइंग एंड स्टेगनेंट इसका मॉरिबिड का मतलब होता है, तो मॉरिबिड एंड सिमेरियन तो इसके सिनोनिम हो गए, और ग्लूमी ये मतलब 1, 2 एंड 3 के सिनोनिम हो गए। तो एंटोनिम कौन सा हुआ? एब्यूबल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मॉरिबिड का एंटोनिम क्या हो गया? फुल ऑफ एक्टिविटी, एक्साइटमेंट मीन्स एब्यूबल। क्वेश्चन नंबर 8. Select the incorrectly spelled word in the given sentence and select the option that rectifies it. The panels equivocational on the matter combined with a surreptitious alteration of the original transcript sparked fulmination of procedural malfeasance. देखो सेरिप्टिशियस होता है, सेरिपियस कुछ नहीं होता, सेरिप्टिशियस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार फिर भी हम इन तीनों की मीनिंग्स देख लेते हैं, मैं लिख देती हूँ फटाफट। फुलमिनेशन का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक्स, सेरिप्टिशियस डन सीक्रेटली, माल्फिसेंस रॉन्ग डूइंग स्पेशली विद द पब्लिक ऑफिस। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सेरिप्टिशियस की स्पेलिंग गलत है, SURREPTITIOUS होता है। क्वेश्चन नंबर 9. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. I do not want to ask the question, but it is the hungry lizard on the wall. hungry lizard on the wall का क्या मतलब होता है? देखो इसका ऐसा इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। इस क्वेश्चन में इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, बट ये एक ज़रूरी बात है या बहुत ज़रूरी है पूछना। बट इट इज़ द हंग्री मीन्स यहाँ पे ये आना चाहिए कि ये मैं पूछना चाहती नहीं हूँ, बट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। तो फ्लाइंग ईगल इन द स्काई नहीं, बिग रूम इन द एलिफेंट एक यही है इन चारों में जिसका जो एक
मतलब सही मीनिंग बता रहा है। बिग एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है? अ बिग ऑब्वियस और अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। क्या होता है इसका मतलब? अ बिग ऑब्वियस और अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम दैट नो वन wants to talk about. Question number 10. Select the most appropriate antonym of the underlined word to fill in the blanks. It is said that adversity and dash are two sides of the same coin. Adversity का क्या मतलब होता है? Adversity का मतलब होता है hardship, difficult और misfortune. Hardship, difficulty और misfortune. तो एडवर्सिटी यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रही है, तो हमारे को ऐसा वर्ड लिखना है, एंटोनिम पूछा है ना, जो पॉजिटिव सेंस दे। देखो टीमर्टी, टीमर्टी का क्या मतलब होता है? रेकलेसनेस और बोल्डनेस। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है इमेजिनेशन और इनोवेशन। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, आ रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, बट एडवर्सिटी जैसे हार्डशिप, डिफ़िकल्टी और मिसफॉर्चून, तो प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है सक्सेस, वेल्थ। तो इस एडवर्सिटी का करेक्ट एंटोनिम होगा प्रोस्पेरिटी। मैं औरों के देखो प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? वेल्थ, सक्सेस। और देखो टिमर्टी का क्या मतलब, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। टिमिडिटी, टिमर्टी का क्या मतलब होता है? रेकलेसनेस, और बोल्डनेस। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। और हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस। Question number 11. Select the most appropriate meaning of the given proverb. You can catch more flies with honey than the vinegar. देखो catch more flies with honey than vinegar मतलब अगर हम मीठा बोलेंगे, हनी मीठी होती है, अगर हम मीठा बोलेंगे तो हम ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर हम विनेगर जो थोड़ा सा कड़वा होता है, कसाला सा होता है, अगर हम किसी को उल्टा बोलेंगे, कसाला बोलेंगे, तो वो हमारी बात भी नहीं मानेगा। तो इसका मतलब यही है, हमारे को इस पूरे वर्ड प्रोवर्ब का मीनिंग क्या है वही बता रहा है। देखो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। वन शुड नॉट एंटिसिपेट आउटकम्स, यू शुड वर्क फॉर देम एंड वेट फॉर देम टू अपीयर। लाइफ इज साइक्लिकल, फॉर्चून्स रिवर्स, एंड yesterday's loser is today's winner. It is easier to persuade people with politeness and positive attitude than with rudeness and negativity. One should not risk everything on a single venture. देखो जो अभी ये बताया, हनी मीठी होगी तो मतलब हम पोलाइटनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलेंगे तो ईजियर परस्यूट कर पाएंगे पर्सन को। अगर हम विनेगर मीन्स यहाँ पे हो गया रूडनेस एंड नेगेटिविटी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. Select the most appropriate question tag in the to fill in the blanks. They aren't swimming. Aren't यहाँ पे आर हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और दे का दे हो गया। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आर दे। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द सेंटेंस इन सिंगल वर्ड। क्या है सेंटेंस? द वर्ड रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली। परसुएशन का क्या मतलब होता है? रिथोरिक, ऑर्डर और इलोक्वेंस। इन सब का मतलब देख लेते हैं एक बार। परसुएशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, पीपल को कन्विंस करने के लिए
यूज़ किया जाता है परसुएशन। रिथोरिक द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? द वे इन विच थिंग्स और पीपल्स आर अरेंज्ड। इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंट, फोर्सफुल एंड परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग स्पेशली विद ग्रेस एंड स्टाइल। तो क्या पूछा हमसे? द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परसुएसिवली। तो आंसर क्या हो गया हमारा? इलोक्वेंस। देखो रिथोरिक और इलोक्वेंस में कंफ्यूज मत होना। रिथोरिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, और इलोक्वेंस का मतलब होता है हम बिल्कुल फ्लुएंटली और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग कर रहे हैं विद स्टाइल एंड ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 14, select sentence of a paragraph are given below in a jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो स्टार्ट किससे हो रहा है? बी से हो रहा है या सी से या ए से? अब हम देख लेते हैं। एज अ मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ वुलन क्लोथ्स इन ऑस्ट्रेलिया, Foe and Gibson's 2 miles of mills dominated the inner Melbourne suburb of Collingwood in the 20th century. Humans wore wool for thousands of years, driving a thriving wool trade before marketing emerged to help sell even more of the natural fiber. अदर स्टोर्स ओपन इन मेलबर्न। देखो अदर स्टोर्स, पहले तो स्टोर्स की बात होनी चाहिए, तो सी इसका स्टार्टिंग होगा नहीं, तो सी वाला हम कट कर देते हैं। बी और ए, देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ए में मैन्युफैक्चरर वुलन और इसके बारे में बात हो रही है, तो पहले तो हम बताएंगे ना कि लोग पहनते हैं वुलन, तभी तो बताएंगे कि आप मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ वुलन क्लॉथ, मतलब उसके बाद में हम उसके बारे में बताएंगे ना। तो स्टार्टिंग होगी बी से, बी से स्टार्ट होगी, तो ए भी कट हो गया। बी से क्या है? बी डी ए सी या बी ए डी सी। देख लेते हैं आप ए और डी में पहले कौन आएगा। देखो डी क्या है? द वूल स्पन इन दीज मिल्स। मिल्स की बात कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे है 2 miles ऑफ मिल्स, तो मतलब पहले हमारा ए आएगा, ए के जस्ट तुरंत बाद डी आएगा। बी ए डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दीज मिल्स लिखा है ना, तो वो मिल्स उसके बाद ए में हो रही है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट order to form a meaningful and coherent paragraph. Those who describe themselves as a spontaneous person. Those पहले हमारे को बताना पड़ेगा कौन है वो, तो ए स्टार्ट हो नहीं सकता, वैसे भी ए तो दे भी नहीं रखा था स्टार्टिंग में, सी से या डी से या बी से स्टार्ट होगा। बट सजेस्टिंग दैट पीपल नीड टू शेड्यूल स्पॉन्टेनिटी इज मेट विद रेजिस्टेंस। बट, तो बट से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो बी से भी नहीं स्टार्ट होगा, कट हो गया। Of course, free time for spontaneity is hard to come by. That's why the key to spontaneity is time boxing, a powerful method of getting things done that involves planning out periods of time each day to focus on distinct tasks. Of course मतलब हाँ ये भी है, तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि ऑफ कोर्स का मतलब होता है ये भी, तो सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। डी देखते हैं आप। इन अ 2020 स्टडी 72% ऑफ पीपल सेड दे फील हैप्पियर आफ्टर अ स्पॉन्टेनियस एक्ट। ठीक है, डी से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2020 की स्टडी से हमारे को पता चला है कि 72% पीपल कह रहे हैं कि वो हैप्पी है आफ्टर स्पॉन्टेनियस एक्ट। अब स्पॉन्टेनियस एक्ट के बारे में बता रहा होगा, कहाँ पे बता रहे हैं? दोज हु डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ स्पॉन्टेनियस पर्सन, है ना। 72% पीपल ने बोला है कि वो हैप्पी है आफ्टर स्पॉन्टेनियस पर्सन। फिर दोज हु डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ स्पॉन्टेनियस पर्सन वर 40% मोर लाइकली टू कंसीडर देमसेल्फ अ हैप्पी पर्सन। तो डी के बाद क्या आ गया? ए। डी के बाद आ गया ए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड भी कट हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब पैराग्राफ हमारा कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चंस रीड करने होते हैं। क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन द प्रेसिपिटेशन इन द मेडिटेरियन रीजन इन द 21st सेंचुरी? क्या है? रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन, ये हमारे को वर्ड याद रखना है पैराग्राफ पढ़ते समय। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या है? इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमारे को यही पता होना चाहिए।
इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, आउटकम्स। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, आउटकम्स। तो इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम क्या होगा? इनएफिबिलिटी या पीरिग्रेशन, डिफेंस्ट्रेशन या कंसिडरेशन। देखो कौन सी इफेक्ट और आउटकम, मतलब इसमें नेगेटिव वर्ड है ये, है ना, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। और कंसिडरेशन इज़ अ पॉजिटिव वर्ड जिसका मतलब होता है केयरफुल थॉट, थॉटफुलनेस। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, थॉटफुलनेस, फुलनेस, केयरफुल थॉट, फुल थॉट। औरों के मतलब भी देख लेते हैं और जो ऑप्शंस हैं, एक बार हम मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। इनएफिबिलिटी का मतलब होता है टू ग्रेट और एक्सट्रीम। प्रीरिग्रेनेशन का क्या मतलब होता है? ट्रैवल और वॉन्डरिंग स्पेशली ऑन फुट, मतलब पैरों पे घूमना, किसी चीज़ की खोज करना, घूमना पैरों पे, मतलब चल चल के। डिफेंस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समथिंग आउट ऑफ अ विंडो। तो इम्प्लीकेशन का करेक्ट एंटोनिम क्या हो गया? कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार हम 18 देख लेते हैं। what is the one of the most significant consequences of reduction precipitation in the Mediterranean region as a result of climate change? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? which of the following titles best encapsulate the key themes and concern addressing in the passage? की themes और concern दोनों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? अब हमें को ये क्वेश्चंस तो पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा, फटाफट पढ़ते हैं। Precipitation in the Mediterranean region is characterized by its uneven distribution throughout the year, with a strong deficit during the warm season. The region is also known for its high spatial and temporal variability in precipitation levels. The substantial year-to-year fluctuations in precipitation are of particular concern due to their significant implications for water resources, a vital asset in the region. The Mediterranean region is subject to the influence of both subtropical circulations and the prevailing subpolar frontal low pressure systems, which exhibit substantial variability in position and intensity over annual and decadal time scales. Anthropogenic forcing is, देखो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब पता होना चाहिए, जो मैन मेड है, ह्यूमन के द्वारा खड़ा हुआ, मतलब जो ह्यूमन से जो कोज होता है वो एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज इज थॉट टू हैव द पोटेंशियल टू डिसरप्ट दी सर्कुलेशंस मैकेनिज्म, primarily due to the expansion of heartless circulation cells and a northward shift of the subtropical high pressure belts. The ultimate concern could be the prevalence of anticyclonic conditions accompanied by a reduction in the occurrence of the extratropical storms that typically impact the Mediterranean region. The most conspicuous outcome of these changes could be a decline in the precipitation and increased frequency and severity of meteorological droughts. Indeed, a substantial body of climate change projections anticipate a predominant decrease in precipitation across the Mediterranean region throughout the 21st century. देखो हमारे को 21st century वाला वर्ड मिल गया जो फर्स्ट क्वेश्चन में है। तो क्या बोल रहे हैं वो? Substantial body of climate change projection anticipate the predominant decrease in the precipitation across the Mediterranean region. इसका कारण यही है एंथ्रोपोजेनिक forces. Should this trend be confirmed, it would carry significant implications for both Mediterranean ecosystem and various human activity reliant on water resources. देखो human activity यहाँ पे उन्होंने ना specify भी कर दिया. The ramifications include reduced steam flow and water availability, heightened severity of hydrological droughts, elevated forest fire risk, increased plant
mortality rates and decreased crop yields. Considering the conflicting findings presented by some studies on historical precipitation trends on the Mediterranean region, it is crucial to undertake a thorough assessment of long-term precipitation dynamics. देखो, सबसे पहले तो हमारे को इसको टोन पता चल गई। इसमें एक कंसर्न बता रहे हैं और हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। पूरी मेडिटेरियन सी में जो हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, इन्फॉर्म्ड भी कर रहे हैं और उसके बारे में कंसर्न भी शो कर रहे हैं। तो हमारे को टोन तो पता चल गई। क्या है अब देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ द एंटिसिपेटेड रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन इन द मेडिटेरियन रीजन इन द 21st सेंचुरी? क्या है? चेंजेस इन ओशन करंट। यहाँ ओशन करंट की तो बात कहीं हुई नहीं है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यस, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की बात बिल्कुल हुई है। नेचुरल वेरिएबिलिटी इन द अर्थ्स ऑर्बिट, यहाँ पे अर्थ्स ऑर्बिट की बात नहीं हुई है। इंक्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी की भी बात नहीं हुई है। तो बात ओनली ऑप्शन नंबर 2 की हुई है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया हमारा। 18 देखते हैं। What is one of the most significant consequences of reduced precipitation in the Mediterranean region as a result of climate change? Reduced water availability, higher sea levels, increased biodiversity, enhanced agriculture yields. इसमें बात हुई है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी रिड्यूस की पैसेज में बात हुई है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल बेस्ट encapsulate the key themes and concern addressed in the passage? Mediterranean water resources, examining historical trends and future projections, spatial and temporal variability of precipitation in the Mediterranean region, implications of water scarcity, हाँ, वाटर लेवल कम हुआ है वो बात हुई है, बट स्कारसिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं हुई। एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज एंड इट्स रोल इन शेपिंग मेडिटेरियन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स। फोर्थ क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेडिटेरियन इकोसिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बताया है इसमें ऑन मेडिटेरियन इकोसिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यही बेस्ट एनकैप्सुलेट कर रहा है इसकी थीम और कंसर्न को एड्रेस करने के लिए पैसेज में। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मेडिटेरियन इकोसिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? देखो पैसेज की टोन कैसी है? इन्फॉर्म्ड, मतलब कंसर्न है, क्वेश्चनरी है, क्या है? कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव, कंसर्न या क्वेश्चनरी, नेचुरल एंड फैक्चुअल, ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल। देखो ऑप्टिमिस्टिक तो पक्का ही नहीं कह सकते, पॉजिटिव तो नहीं है, उस थोड़ा सा हमारे को कंसर्न ही करा है ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, कंसर्न एंड क्वेश्चनरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।